हेलो एवरीवन। रेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक सीरीज चल रहा है लाइब्रेरी साइंस का। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? उसमें हम एसोसिएशन पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने प्रमोटर्स को पढ़ा है। प्रमोटर्स के बाद हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हम अब उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, इस सिद्धांत को सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया है। ठीक है, और कब कब दिया है? 1928 में। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1931 में। तो ये बात का कंफ्यूजन नहीं रहे, सबसे पहले कब दिए? 1928 में। इसका प्रतिपादित कब हुआ? 1931 में। जब मैं आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवनी पढ़ा रहे थे, तो मैं आपको बताया था कि 1928 के आसपास में वो कहाँ थे? मद्रास में थे। ठीक है, तो वो एक मद्रास में एक मीनाक्षी कॉलेज है, वहां पे इन्होंने प्रतिपादित किया क्या? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देने वाले व्यक्ति, प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर एस आर रंगा। कब प्रतिपादित किए? 1928 में। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ? 1931 में। ठीक है, प्रकाशित कौन किया? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मतलब माला। क्या? माला। इसका प्रस्तावना किसने लिखा है? पी एस शिव स्वामी अय्यर। यह भी सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि इसके प्रस्तावना लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो क्या बताएंगे? पी एस शिव स्वामी अय्यर। इनका परिचय देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डब्ल्यू सी वेरविक सेयर। ठीक है, परिचय किसने दिया? डब्ल्यू सी वेरविक सेयर। ये समर्पित किसको है? ठीक है, तो आपको पता है, मैं बता रहा था कि उनकी जो पहली पत्नी है ना, रुक्मणी, उनको ये समर्पित है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी कितनी पत्नियां हैं? पहले तो पत्नी थी जो रुक्मणी, जिनका विवाह 1907 में हुआ था। दूसरी पत्नी का नाम शारदा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पहला संस्करण आपको पता है प्रकाशित कब हुआ? 1931 में। दूसरा संस्करण 1957 में। तीसरा संस्करण 1992 में। यहाँ से क्या क्या सवाल आपके बन सकता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बनेगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रतिपादित कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 1928 में। प्रकाशित कब हुआ? तो ये 1931 में। प्रकाशन करने वाले संस्था का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक इन बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ भी इससे भी रिवीजन कर लीजिए। प्रस्तावना देने वाले व्यक्ति पी एस शिव स्वामी अय्यर। परिचय डब्ल्यू बी टी वेरविक सेयर। समर्पित किनको है? श्रीमती रुक्मणी। पहला संस्करण कब आया? 1931। दूसरा संस्करण कब आया? 1957 को। तीसरा संस्करण आया 1992 को। ठीक है, इसका नवीनतम जो रिप्रिंट संस्करण है 2006 में आया। ठीक है, ये कौन किया? ईएसएस पब्लिकेशन। ठीक है, कॉपीराइट किसके पास है? एस आर ई एल एस के पास इसका कॉपीराइट अधिकार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से जो सवाल बनेगा ना, उस बात को आप कॉपी पे लिख लीजिए कि ये सब सवाल जो है ना, जो भी मैंने डाला है, सब सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि उसकी प्रस्तावना कौन दिए, उनका परिचय किसने बनाया, समर्पित किस पे है, पहला संस्करण कब आया, दूसरा संस्करण कब आया, तीसरा संस्करण कब आया, नवीनतम रिप्रिंट संस्करण कब आया। मतलब एक एक बात से यहाँ पे सवाल बन जाता है। तो आप इसको मिस नहीं कीजिए, आप इसे अपने कॉपी के नोट्स पे कॉपी में लिखिए। ठीक है, और बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब समझते हैं कि जो 5 सिद्धांत है ना, जो 5 सिद्धांत है ना एस रंगनाथन का, वो क्या है। ठीक है, पहला जो है, यहाँ से भी सवाल बन जाएगा कि 5 सिद्धांत में पहला सिद्धांत कौन सा है। तो पुस्तक उपयोग के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मीडियम नहीं देखिए। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा चीज़, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़िए। कभी कभी लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है, हिंदी में वो चीज़ें कम समझ में आती है। तो क्या कीजिए, कभी कभी जिसको इंग्लिश और हिंदी मिला कर जो इंग्लिश है ना, उस टाइप की चीज़ों को आप पकड़ के चलिए। ठीक है, पुस्तकें उपयोग के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? बुक आर फॉर यूज। क्या बोलेंगे? बुक आर फॉर यूज। अगला है प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक। प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक, मतलब एवरी रीडर हिज ऑब्लिक हर बुक। तीसरा क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर। तीसरा क्या है? एवरी बुक्स इट्स रीडर। चौथा है
सेव द टाइम ऑफ रीडर, क्या है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है, पांचवा क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, क्या है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से सवाल ये बन जाएगा आपके एग्जाम में कि पहला रूल्स कौन है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, चौथा नियम क्या है, पांचवा नियम क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछेगा कि रंगनाथन का चौथा नियम क्या है, ठीक है, रंगनाथन का तीसरा नियम क्या है, रंगनाथन का पांचवा नियम क्या है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे पढ़ लीजिए एक बार, फिर से मैं बता देता हूँ कि पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा है एवरी रीडर हिज ऑब्लिक हर बुक, तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, तीसरा चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पांचवा है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये पांच है, उम्मीद करते हैं ये पांच आपको समझ आया होगा। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के हैं तो ये बेसिक्स में आता है, तो आप इसको क्या कीजिए, टो पे याद कर लीजिए, ये तो 100% आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बहुत बार बना है, तो आप इसे याद कर लीजिए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल देखिए कैसे कैसे बनेगा। आपका तो पहला सवाल तो अभी ऐसे भी बन जाएगा कि रूल्स कौन कौन से हैं, लॉज कौन कौन से हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के लॉज कौन कौन से हैं। फिर एक सवाल बन जाएगा कि इम्प्लीकेशन से सवाल बन जाता है कि किस में निहितार्थ है। ठीक है, जैसे पूछेगा कि लोकेशन से आप क्या समझते हैं, तो कौन से रूल में आएगा, लाइब्रेरी आवर से संबंधित सवाल पूछ देगा, तो आप क्या बताएंगे किस रूल से है, अभी तो आपको पता नहीं, तो अब उसके क्या इम्प्लीकेशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला रूल्स कौन सा हमने देखा था, बुक्स आर फॉर यूज। तो पहला सवाल जो बनेगा ना कि पुस्तकालय, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी किस रूल में इम्प्लीकेट है, किस रूल से निहितार्थ है, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, पहला लॉ से, पहला लॉ क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी का मतलब ये है कि कहीं पे भी आप लाइब्रेरी बना रहे हैं, जैसे आप पब्लिक लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो वहाँ पे बनाना होगा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आसान हो। ऐसा नहीं है कि सही सही शहर के दूर में कहीं पे बना दे। ठीक है, सेंटर में बनाना होगा जहाँ पे सभी लोग आराम से आ जा सके। ठीक है, अगर हम स्कूल लेवल की लाइब्रेरी की बात बोले या यूनिवर्सिटी लेवल की लाइब्रेरी की बात बताऊं, तो उसमें क्या होता है कि आपको लाइब्रेरी का लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी स्कूल का सेंटर होगा मोस्टली वहीं पे लाइब्रेरी बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं अब इन बातों को आप समझ गए होंगे कि अगर लोकेशन की बात आएगा, लाइब्रेरी की लोकेशन की बात आएगा, तो आप क्या बताओगे कि कौन से लॉज में आता है, पहले लॉज में आता है। पहला लॉज क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा क्या है, लाइब्रेरी आवर। दूसरा क्या है, लाइब्रेरी आवर मतलब पुस्तकालय खुलने का समय। ठीक है, पुस्तकालय कितने टाइम खुलेगा, इस बात से भी सवाल बन जाता है। ठीक है, अगर पुस्तकालय है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम खुला रहेगा उतने टाइम सर्विसेज मिलेगी रीडर्स को, तो इस बात पे भी जोड़ दिया जाता है। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है कि लाइब्रेरी जो आवर है, ठीक है, ये किसका इम्प्लीकेशन है, तो बताएंगे बुक्स आर फॉर यूज मतलब लॉ नंबर फर्स्ट पे है। तीसरा देखते हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ठीक है, ये भी सवाल बनेगा कि लाइब्रेरी और बिल्डिंग और जो फर्नीचर है वो किस रूल में आता है, किस लॉज में आता है, तो क्या बताएंगे, इस लॉज में आता है, बुक्स आर फॉर यूज मतलब फर्स्ट लॉ में आता है। जैसे इस बात को मैं समझाता हूँ, फर्नीचर क्यों बात कर रहा है, जैसे आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में अच्छा फर्नीचर रहेगा, बैठने की सुविधा अच्छी रहेगी, कुर्सियाँ बड़ी रहेगी, आरामदायक कुर्सियाँ रहेंगी। ठीक है, अगर सेकंड फ्लोर पे आपकी लाइब्रेरी है तो लिफ्ट की सुविधा रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, आपके लिए सुविधा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सेकंड फ्लोर का है लाइब्रेरी है, अगर उस पर बुक्स ले जाना है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ले जाना है, अगर लिफ्ट की सुविधा होगी तब तो भी आसान होगा। तो क्या है कि आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, अगर आप कहीं पे बैठ रहे हो तो कुर्सी आरामदायक होना चाहिए, तब तो आप 4-5 घंटा लगातार बैठ के पढ़ाई करोगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्डिंग में जैसे बिल्डिंग ऐसे जगह पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे लोग नहीं है, थोड़ा ऊंचे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे दूर से ये वो चीज दिखे। ठीक है, आगे चल, और एक बात और, बिल्डिंग ऐसे जगह होना पाए जहां हवादार हो। ठीक है, जहां पे धूप आती हो, ऐसा नहीं है कि हवादार भी ना हो, धूप भी ना होता, तो उस प्रकार के जगह पे भी लाइब्रेरी की बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, पुस्तकालय सेवा का शुल्क मतलब लाइब्रेरी सर्विस फी। मतलब आपको पता है कि पब्लिक लाइब्रेरी में जो है उसके शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि वो जनता के लिए ही खोला जाता है। अगला देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ बुक्स का भी जो रोल है ना, ठीक है, वो पहला लॉ से रिलेटेड है, बुक्स आर फॉर यूज पे भी है। तो उम्मीद करते हैं इन बातों से भी सवाल बनता है, तो आप इसको
याद कर लेंगे, ठीक है। फिर से मैं एक रिवाइज करा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, कि पहला जो हमारा लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, उसका जो इम्प्लीकेशन है, ठीक है, वो है लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आवर, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लाइब्रेरी सर्विसेज फी, ऑफ द बुक। इन सब से आपका सवाल बन जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे पूछेगा कि लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी कौन सा लॉ में आएगा, तो आप क्या बताएंगे, लॉ फर्स्ट, ठीक है। लाइब्रेरी आवर्स किस में आएगा, बुक्स आर फॉर यूज मतलब लॉ फर्स्ट, ठीक है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर किस में आएगा, फर्स्ट लॉ मतलब बुक्स आर फॉर यूज के लिए। तो चलते हैं हम अपने दूसरे लॉ की तरफ, जो है, हाँ उससे पहले एक बात और, यहाँ से भी सवाल बना है, ठीक है। रंगनाथन ने जो पहला लॉ है ना, उसके लिए एक टिप्पणी किया था, ठीक है। उस टिप्पणी पे भी सवाल बन जाता है, तो उसको मैंने बता देता हूँ। जैसे हम पढ़ रहे थे बुक्स आर फॉर यूज, यह बात पहली नज़र में एक समान, मतलब ये सवाल आपके एग्जाम में इस टाइप से आ जाएगा कि ट्राइबल टूरिज्म बात किसने बोली है फर्स्ट लॉ के लिए, तो आप याद रखिएगा रंगनाथन साहब ने। किसने बोला है, रंगनाथन साहब ने। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यह बात पहली नज़र में एक समान सत्य जैसे लग सकती है, यानी जो बात स्पष्ट हो उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं हो, समझे। ये टिप्पणी किसने की थी, ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो लाइब्रेरी साइंस के फादर हैं इंडिया में, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो लाइब्रेरी साइंस के फादर एजुकेशन इन इंडिया कौन है, ठीक है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको रंगनाथन वाले सीरीज में, रंगनाथन सर वाले सीरीज में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अगला है कि एस.आर. रंगनाथन ने जो पहला सिद्धांत है बुक्स आर फॉर यूज, ठीक है, उसके बचपन के जो गुरु हैं, ठीक है, एडवर्ड बी रोज से मिला था, ठीक है। उनका जो प्रेरणा है, ठीक है, जो उनका जो विचार है, उनके बचपन के शिक्षक किससे मिला है, एडवर्ड बी रोज से। तो यहाँ से आपका जो सवाल बनेगा, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ देता है कि ट्रिबल टूरिज्म, ठीक है, ये किसने बोला है, ठीक है, फर्स्ट लॉ के लिए, ठीक है, या किसके लिए बोला गया है, तो फर्स्ट लॉ के लिए बोला गया है। कौन बोले हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बोले हैं, ठीक है। और पहला जो सिद्धांत है, उनकी प्रेरणा एस.आर. रंगनाथन ने किनसे लिया, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, एडवर्ड बी रोज। आगे चलते हैं। अब दूसरा हमारा लॉ आएगा, एवरी रीडर हिज बुक, एवरी रीडर हिज और हर बुक, ठीक है। मैं आपको बताया था एक शॉर्ट तरीका, कि अगर आप मेरा शॉर्ट्स देखे होंगे, ठीक है, तो मैं एक बात बता रहा था कि जो रंगनाथन का जो त्रिमूर्ति सिद्धांत है ना, यहाँ से भी सवाल बन जाता है कि रंगनाथन का त्रिमूर्ति सिद्धांत क्या है। तो रंगनाथन का त्रिमूर्ति सिद्धांत है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। तो ऐसे भी आपका सवाल बन जाएगा कि रंगनाथन का त्रिमूर्ति सिद्धांत क्या है। तो आप देख लीजिए, एक है पाठक, एक है पुस्तक, तीसरा है कर्मचारी। तो आप एक सिचुएशन मानिए कि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो किसको किससे मिलना होगा, कौन मिलाएगा। तो एक बात आप देखेंगे, ठीक है, कि या तो आप इसे ऐसा मान लीजिए, ठीक है, आप इसे ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि शादी कराने वाले कुछ लोग होते हैं जो शादी करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिश्ता बिठाते हैं, ठीक है, रिश्ता बिठाते हैं। तो वही हाल इसका है पाठक और पुस्तक का, कि मिलवाने वाला व्यक्ति कौन होगा, कर्मचारी होगा, ठीक है। ये अगर इसे आप हीरो मान लो, अगर आप इसे हीरोइन मान लीजिए, ठीक है, या तो इसे कर्मचारी को अगर आप ऐसा मान लीजिए कि ये लड़की का बाप है, ठीक है, तो इसे मिलाएगा कौन, इसे मिलाने वाला अल्टीमेटली व्यक्ति जो होगा वो लड़की का बाप ही होगा, ठीक है। हीरो हीरोइन कौन कौन मिलाएगा, शादी कौन करवाएगा, ठीक है, लड़की का बाप करवाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कैटलॉगिंग पढ़ेंगे, या हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ों में आप ये चीज़ देखिएगा कि अल्टीमेटली मिलना तो बुक को ही है ना, ठीक है। पाठक को कौन मिलेगा, पाठक को कौन मिलेगा, बुक ही मिलेगा, स्टडी मटेरियल ही मिलेगा। मिलाने वाला व्यक्ति कौन होगा, कर्मचारी होगा। उम्मीद करते होंगे आपको रंगनाथन का त्रिमूर्ति सिद्धांत समझ आया होगा, ठीक है। आप हीरो हीरोइन पर मत जाइएगा, ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ इंटरलिंक किए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या क्या इम्प्लीकेट है, ठीक है, इस रूल से हम, इस लॉ से हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। अगर आपसे सवाल बनेगा कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, जो बनेगा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किस लॉ में आएगा, तो आप क्या बताएंगे कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किस लॉ में आएगा, सेकेंड लॉ में आएगा,
फिर आएगा कि राज्य सरकार का दायित्व, जो राज्य सरकार जो उपकर वगैरह लेती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, वो कौन से में आएगा, दूसरे लॉ में आएगा। पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व किस, मतलब जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे ना, ठीक है, चाहे वो स्टेट का है या फिर कर्मचारी का, सब किस में आएगा, सेकेंड लॉ में आएगा। पाठक का दायित्व, ठीक है, रीडर का भी दायित्व किस में आएगा, सेकेंड लॉ में। संसाधन सहभागिता, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो, इंटर लाइब्रेरी लोन। हम पिछले लेक्चर में इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़े मिनट में बता देता हूँ कि इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जो पुस्तक पाठक मांग रहा है वो पुस्तक अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी दूसरे लाइब्रेरी से उधार मांग के आपको देता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इंटर लाइब्रेरी लोन। मतलब क्या है, वो सहभागिता करता है, ठीक है। संसाधन का मतलब रिसोर्स होता है, सहभागिता मतलब क्या होता है, कॉपरेशन होता है। तो वो क्या किया, वहां से रिसोर्स मंगा लिया, ठीक है, और कॉपरेट कर दिया आपको, तो क्या हुआ, संसाधन सहभागिता हो गया। तो मतलब ये क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन भी अगर आ गया, संसाधन सहभागिता भी आ गया, तो आप क्या बताओगे, ठीक है, किसका है, सेकेंड लॉ से है, ठीक है। तीसरा है पुस्तकालय के चयन, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे बुक सिलेक्शन, ठीक है, में हम रंगनाथन के लॉ को पढ़ेंगे, ड्यूरी के लॉ को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए। पुस्तकालय चयन भी क्या आएगा, ठीक है, पुस्तकालय चयन भी क्या आएगा, यह भी सेकेंड लॉ में आएगा। अगला चलते हैं, नेत्रहीनों के लिए शिक्षा प्रदान पे बल, ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि नेत्रहीनों पे शिक्षा प्रदान का जो बल है, ठीक है, आपको ऐसे दे देगा, मतलब हैंडीकैप दे देगा, हैंडीकैप पे बोलेगा, तो आप क्या बताओगे, ठीक है, तो भी ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पाठक की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन। पाठक की स्वतंत्रता के बारे में जो समर्थन है ना, वो भी आपका दूसरा लॉ में भी आएगा। तो आपका दूसरा लॉ क्या है, एवरी रीडर हिज ऑब्लिक हर बुक है। अगला चलते हैं तीसरा लॉ पे। हमारा तीसरा लॉ क्या है, हमारा तीसरा लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर। एवरी बुक्स इट्स रीडर मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, मतलब पुस्तक भी पाठक से मिलना चाहता है और पाठक भी पुस्तक से मिलना चाहता है। ये दोनों एंगल से रंगनाथन साहब ने इसको बताया है। जैसे मतलब हीरो भी हीरोइन से मिलना चाहेगा और हीरोइन भी हीरो से मिलना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन। हम आगे चलेंगे, इसको एक पूरी यूनिट ही पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है, सूचीकरण। और क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो भी हम क्या मानेंगे कि तीसरा लॉ में आएगा। किस में आएगा, तीसरा लॉ में आएगा। चौथा है कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग सॉरी उसी का इम्प्लीकेशन है, तीसरा का इम्प्लीकेशन है सूचीकरण। कैटलॉगिंग भी किस में आएगा, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग किस में आएगा, रूल नंबर मतलब लॉ नंबर थर्ड में आया। ओपन एक्सेस मतलब पाठक के लिए है, जाइए खोजिए निकालिए, मतलब ओपन एक्सेस है, आप जाइए लाइब्रेरी को यूज कीजिए। ये भी किस में आएगा, तीसरा लॉ में आएगा। चौथा क्या है, रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज भी किस में आएगा, संदर्भ सेवा भी किस में आएगा, ठीक है, यह भी आपका थर्ड में आएगा। मैं आपको बता दूं, हम बहुत टाइप के सर्विसेज पढ़ेंगे, रेफरेंस सर्विसेज पढ़ेंगे, करंट अवेयरनेस सर्विसेज पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा जो यूनिट है ना, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, वहाँ पे हम इन बातों को इन डिटेल्स में बात करेंगे। हम रिप्रोग्राफी सर्विस के बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशन सर्विसेज के बात में करेंगे, करंट अवेयरनेस सर्विस की बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे रेडी रेफरेंस सर्विसेज की बात करेंगे, शॉर्ट रेडी रेफरेंस सर्विसेज की बात करेंगे। तो हम इन सभी बातों की हम यूनिट थर्ड में बात करेंगे। तो अभी आप थोड़े दिन के लिए उसका वेट कर लीजिए। आगे चलते हैं, प्रचार और प्रदर्शन मतलब पब्लिसिटी और एंड डिस्प्ले का भी काम किसका है, तीसरा का है। और एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये होता है, ठीक है, कहीं पे हम विस्तार कर रहे हैं या फिर मोबाइल लाइब्रेरी ले जा रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरा जगह हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। ये भी कहाँ आएगा, इसमें आएगा एवरी बुक्स इट्स रीडर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें बोला जा रहा है हर पुस्तक को उसका पाठक मिले। मान लीजिए पुस्तक है तो उसको पाठक मिलना चाहिए ना, तो पाठक मिलने के लिए क्या करता है, एक्सटेंस करना पड़ता है, एक्सटेंशन प्रदर्शनी लगाएगा, तभी तो पुस्तक को उसका क्या मिलेगा, पाठक मिल पाएगा, ठीक है। जैसे प्रदर्शनी लगाया गया, ठीक है, अगर प्रदर्शनी लगाएगा, डिस्प्ले लगाया गया या बुक फेयर लगाया गया, तो क्या है, पुस्तक देखा जाएगा, उसके बाद जो रीडर आएंगे उसको इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें मजा आएगा, जब देखेंगे तो उसे सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सटेंशन सर्विसेज का जो इम्प्लीकेशन है वो किससे है, तीसरा से है। तीसरा मतलब एवरी बुक्स इट रीडर से है। आगे चले,
या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले, आगे चलते हैं। आगे है चौथा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम मतलब पाठक का समय बचाएं, पाठक का समय बचाएं। क्यों ऐसा बात बोला जा रहा है? क्या आप ही मान लीजिए कि जब आप लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है, और आपको बुक लेना रहेगा, ठीक है, और वो आपका उलूल जुलूल में टाइम खराब कर देगा, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं लगेगा क्या बकवास आदमी है, ठीक है, काम ही नहीं कर पा रहा है? तो उसी के लिए, ठीक है, अगर कोई आपके पास यूजर आ रहा है तो आप उसको कैसे उसका समय बचाएं। जैसे आपको कोई बुक का डिमांड लेके आया है, पत्रिका का डिमांड लेके आया है कि मुझे ये चाहिए, तो उसको कितना जल्दी उसको मिल जाए। तो उसके लिए जो रंगनाथन साहब है ना चौथा लॉ बनाए हैं, उसके लिए क्या क्या इम्प्लीकेशन है वो बात को भी हम समझते हैं। ठीक है, इफिशियंट इशू रिटर्न सिस्टम, ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे। एफिशिएंट इशू रिटर्न सिस्टम, इसको हम समझेंगे ऐसे, इसको पढ़ेंगे चार्जिंग सिस्टम में। ठीक है, एक नेटवर्क का हम चार्जिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, एक हम ब्राउनी का पढ़ेंगे, हम दोनों का चार्जिंग सिस्टम पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि जब आप लाइब्रेरी जा रहे हो ना तो आपको बुक मिलेगा ना, तो वहाँ से बुक छोड़ना, जब आप बुक जमा करोगे, ठीक है, वही आप चार्ज और डिस्चार्ज है। वहाँ से बुक आपको जो मिलेगा, चार्जिंग हुआ, फिर आप इसको छोड़ोगे तो डिस्चार्जिंग होगा। हम आपको वहाँ दो पद्धति बताएंगे, आगे हम जब बताएंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग में नेटवर्क का बताएंगे और ब्राउनी का बताएंगे। बीसीआर, बीसीआर, बीसीआर भी कहाँ आएगा? सेव द टाइम ऑफ द रीडर में आएगा। आरएफआईडी टैग जो है ये भी कहाँ आएगा? द टाइम ऑफ द रीडर में आएगा। बीसीआर का फुल फॉर्म अगर नहीं पता होगा, इसको हम बोलते हैं बारकोड रीडर। इसको भी हम इन डिटेल्स बात करेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन वाले यूनिट में, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे बारकोड रीडर के बारे में, बात करेंगे आरएफआईडी टैग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात वहां पे करेंगे। चार्जिंग प्रणाली, ठीक है, यही है चार्जिंग जो अभी हम बता रहे थे, वही है। टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसी में आएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग इसी में आएगा। फर्स्टली सर्विस इसी में आएगा। और ये स्टैक रूम गाइड, यस टीएसी के स्टैक रूम गाइड इसी में आएगा, ठीक है। केंद्रीकृत सूचीकरण व्यवस्था एंड वर्गीकरण इसी में आएगा। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी इसी में आएगा। ऑटोमेशन का मतलब होता है खुद से स्वचालन करना। इसके लिए एक व्यक्ति आए, ठीक है, वो मैं अभी बता देता हूँ, जो ऑटोमेशन के क्षेत्र में अच्छा काम किया, जो सबसे पहला माना जाता है, एचपी लुहान, ठीक है, एचपी लुहान, ठीक है, 1958-59 में ये काम किए हैं ऑटोमेशन के प्रति। उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला है द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हम पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। देखिए यहाँ से सवाल कैसे कैसे बना देता है, ठीक, आपको लगेगा कि ये सवाल सही है, ठीक है, आपको ऑर्गेनिज्म के जगह पे इंस्टीट्यूशन लिख देगा और बोलेगा ये पांचवा लॉ है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिज्म ही रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझेंगे। इसका क्या क्या निहितार्थ है? एक तो है यूज ऑफ पेंसिल फॉर कॉल नंबर, ठीक है। कॉल नंबर कहाँ पे लिखते हैं? जैसे जब हम ऐसे कैटलॉग कार्ड बनाएंगे, हम आपको सिखाएंगे AIRC 2R आपको सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड सिखाएंगे। तो आपको हम बताएंगे कि जब हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लिखते हैं कॉल नंबर लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं? पेंसिल से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। ये हम आपको कैटलॉगिंग वाले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। आगे चले, आगे है डिजिटलाइजेशन यूज ऑफ IT और CD-ROM। अगर हम किसी भी डिजिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटलाइजेशन की ओर कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, CD-ROM का यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे हैं? हम रूल नंबर लॉ नंबर 5 पे है, ठीक है। वेटिंग ऑफ बुक, बुक की विदाई कर देना, हटा देना, कहाँ पे आएगा? ये भी आएगा रूल नंबर, सॉरी, लॉ नंबर 5 में आएगा। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का जो विकास है ना, उसके लिए कौन सा रूल आएगा, कौन सा लॉ आएगा? 5वां नंबर का लॉ आएगा। 5वां नंबर का लॉ क्या है? द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अगला है बाल विकास और युवा विकास। अगर बाल विकास और युवा विकास की बात हो रहा होगा तो कहाँ पे आएगा? ये आएगा 5वां नंबर पे। उम्मीद करते होंगे ये 5 लॉ आपको समझ आया होगा।
ठीक है, हम इन डिटेल्स नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हम एक एक करके इसमें टाइम लगता है, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ रहे हैं। आपका सवाल बस इससे निकल जाएगा, ठीक है, इससे इन डिटेल्स में आपसे सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो ऊपर ऊपर से यहाँ पे निकल जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पांचों लॉ समझ आया होगा, ठीक है। एक सवाल और बनता है कि जो छठा लॉ है ना, उस किसने दिया, ठीक है, तो उन बातों को भी हम देखते हैं, ठीक है। वहां पे जब भी देगा सिक्स लॉ, तो वहां पे दो नाम आ जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहां नाम दे के देगा या फिर वो लॉ का नाम दे देगा, ठीक है। जैसे है सिक्स लॉ, अगर जेम्स आर रेटिंग का दिया है तो उसका नाम, उसका लॉ है एवरी रीडर हिज फ्रीडम। क्या है? एवरी रीडर हिज फ्रीडम। यह किसका है? जेम्स आर रेटिंग का है। अगर कोर्नन और पेकारियन का रहेगा तो उसका सिक्स लॉ क्या है? एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। क्या है? एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। सातवां क्या है उसका? एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जेम्स रेटिंग के अनुसार जो फाइव लॉज है, सॉरी लाइब्रेरी लॉज है, उसका छठा लॉज क्या है? तो छठा लॉज क्या है? एवरी रीडर हिज फ्रीडम। ठीक है, कॉर्नियन और पेकरियन के बारे में पूछा गया है, उसके छठे लॉ के बारे में, तो क्या बोलेंगे? एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे, और समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, सीधा सीधा सवाल बनता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पांच लाइब्रेरी लॉ दिए, ठीक है, पांच लॉ दिए। उन पांच लॉ में, ठीक है, ओसीएलसी ने भी पांच लॉ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, जो रंगनाथन साहब दिए ना, उनको पांच लॉ को वो चेंज नहीं किए, मतलब उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो उन ऑर्डर को भी हमें याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जब ओसीएलसी, जबकि ओसीएलसी का आधुनिक दृष्टिकोण, ओसीएलसी मतलब ये भी सवाल बनता है कि ओसीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो आप ओसीएलसी का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। हम ओसीएलसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने हैं। ने अपने स्वयं के पांच नियम नहीं बनाए हैं, मतलब मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो रंगनाथन साहब ने पांच नियम दिए ना, ठीक है, उन्हीं के ऑर्डर को उन्होंने क्या किया है? चेंज किया है। उन्होंने रंगनाथन के नियमों को आधुनिक डिजिटल युग और उपयोगकर्ता के बदले व्यवहार के अनुरूप फिर से व्याख्या किया। वही बात मैं बोल रहा हूँ, वो फिर से क्या किए हैं, ठीक है, वो क्या किए हैं? फिर से उसे ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग का चेंजिंग किए हैं, ठीक है। 2014 में लीन फिलिपिन फिलिपिग्नी कॉनवे और एक्सेल फेनियल ने, ठीक है, रीऑर्डरिंग रंगनाथन शिफ्टिंग यूजर बिहेवियर्स शिफ्टिंग प्रायोरिटीज नामक अपने प्रकाशन में इस पे चर्चा किया है, ठीक है। इन्होंने इस पे चर्चा किया है, ठीक है। अगर हम गलत प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आप नोट्स से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या है। पहला, ठीक है, पहला है पाठक का समय बचाए। पाठक का समय बचाए, आपको याद आ रहा होगा कि हम कहाँ पढ़े थे रंगनाथन साहब में? 4 नंबर में पढ़े थे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसको पुस्तक मिले, प्रत्येक व्यक्ति को उसको पुस्तक मिले। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रंगनाथन साहब का कौन सा नियम है? पुस्तक उपयोग के लिए है, पुस्तक उपयोग के लिए। यह कौन सा है? 1 नंबर पे है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काला एक बढ़ता हुआ जीव है, यह 5वां नंबर पे है। तो उम्मीद करते हैं आपको ओसीएलसी के द्वारा भी दिया गया जो 5 लॉ है, जो रीऑर्डरिंग है, वो भी आप कंप्लीट कर लिए हैं, समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ आया होगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति आए हैं, जिम थॉमसन। कौन सा आए हैं? जिम थॉमसन, 1992 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने कुछ रंगनाथन साहब को क्रिटिसाइज किया है, ठीक। इन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म मतलब क्या बोलते हैं, कोई आप अच्छा काम करोगे ना कहीं तो आलोचना आपको होगी ना। तो ये उस टाइप के व्यक्ति थे जो रंगनाथन साहब है ना, उनके जो पास लाया ना, उनका आलोचना किया, इसको कॉमर्शलाइजेशन के रूप में देखा, ठीक है। तो उन बातों को भी हम देख लेते हैं, सवाल यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। बुक्स आर फॉर प्रॉफिट किसके लिए है? किताबें लाभ के लिए, किताबें लाभ के लिए। कौन बोलते हैं? थॉमसन साहब का नियम बोलते हैं। एवरी रीडर हिज बिल, ठीक है, हर पाठक के लिए उसका बिल है, हर पाठक के लिए उसका बिल है। एवरी कॉपी इट्स रीडर, एवरी कॉपी इट्स रीडर, प्रत्येक प्रति का अपना पाठक है, ठीक है। अगला देखते हैं, टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, पाठक से नगद लें, पाठक से नगद लें। अगला है द लाइब्रेरी इज अ
ग्रोनिंग मतलब कराहना, ऑर्गेनिज्म मतलब पुस्तकालय एक कराहने वाले जीव है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना जो रंगनाथन साहब ने बोला उसको इन्होंने किस टाइप से आप इन्हें इंटरप्रेट किया है, तो आप देखते हैं आप अच्छा काम करोगे तो आपकी भी आज क्रिटिसिज्म होगी। ठीक है, तो उस बात से परेशान होने की बात नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जिम थॉमसन साहब के ये 5 लॉ हैं, यहाँ से भी सवाल बना है एग्जाम में। ठीक है, कि उनका पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसे याद कर लीजिए, आप इसे सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लॉ में बोला गया है या नहीं बोला गया है। आगे चलते हैं, आइए माइकल गवर्नमेंट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। माइकल गवर्नमेंट 1998 में, यहाँ से भी सवाल बना है एग्जाम में। माइकल गवर्नमेंट जो एक प्रमुख लाइब्रेरियन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष है, ठीक है, ने वर्ल्ड कॉर्पोरेट के साथ मिलकर अपनी 1995 की किताब फ्यूचर लाइब्रेरी ड्रीम्स मैडनेस एंड रियलिटी में, जिसे गवर्नमेंट ने 1998 में अपनी किताब आवर सिंगुलर असेंस में दोहराया। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नए नियम प्रस्तावित किए। ये नियम रंगनाथन के सिद्धांतों का एक विस्तार और पुनर्व्याख्या था, जो आधुनिक युग के लिए अस्थायी मूल्यों और पुस्तकालयों की विकसित होती भूमिका पर केंद्रित था। आइए उन बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या है, लाइब्रेरी सर्व्स ह्यूमैनिटी, पुस्तकालय मानवता की सेवा करते हैं। पुस्तकालय क्या करता है, मानवता की सेवा करते हैं, यह बात भी सही है। ठीक है, अगला है रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, मतलब ज्ञान का संचार सभी रूपों का सम्मान करें। बात सही है, ज्ञान के जितने भी टाइप के संचार है ना, उस सभी रूपों का आप क्या कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। अगला है यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इनहेंस सर्विसेज, सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया है कि हम आईटी का यूज कैसे करें। ठीक है, मतलब आईटी का यूज हम कैसे करें इंटेलिजेंटली, ज्ञान तक मुफ्त पहुंच की रक्षा करें, ज्ञान तक मुफ्त पहुंच की रक्षा करें, मतलब प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज। अगला देखते हैं 5वां, ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर। ठीक है, अतीत का सम्मान करें और भविष्य का निर्माण करें, यह बात भी है। तो आप देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति आए, ठीक है, गवर्नमेंट और क्रॉफर्ड, ये रंगनाथन साहब के आधुनिक, उनके लॉ के अनुसार आधुनिक में क्या हो सकता है, उन बातों को इन्होंने अपने मूल्यों के अनुसार 5 लॉ दिया। इन 5 लॉ को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला है 2004 में अलरेजा नौरोजी के द्वारा दिया गया लॉ। ठीक है, ठीक है, ये वेबोलॉजी के पास नियम है, वेब पे कैसे काम होगा। ठीक है, वेब संसाधन उपयोग के लिए, वेब संसाधन उपयोग के लिए, हर उपयोगकर्ता के पास उसका वेब संसाधन हो। दूसरा, तीसरा है हर वेब संसाधन का अपना उपयोग करता हो, उपयोगकर्ता का समय बचाएं। वेब एक बढ़ता हुआ जीव है, जहां जहां रीडर अब बुक है वहां वहां वेब कर दिया है, बात सेम टू सेम है, देख लीजिएगा। ठीक है, बुक्स आर फॉर यूज, ठीक है, तो यहाँ वेब संसाधन उपयोग के लिए, वही एक रूल है 5। ये कौन बनाया, 2004 में अलरेजा अलरेजा नौरोजी। ठीक है, ये वेब पर रंगनाथन के 5 नियम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन बातों को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में भी देंगे। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो आप और जानना चाहते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।